हेलो स्टूडेंट्स, आज अगली कड़ी क्लासिफिकेशन में फाइलम स्टडीज़ में उसको लेकर के आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। लास्ट क्लास में फाइलम प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन के डिटेल्स तक आपसे चर्चा हो गई थी। उसमें कई प्रोटोजोअन एनिमल्स की बात हुई थी जिनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। बाकी के जो टाइप डिटेल्स हैं वो अलग से उसका एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाएंगे, लेकिन अभी जनरल क्लासिफिकेशन की बात को आगे ही बढ़ाते हैं। अभी जनरल एग्जांपल्स की बात हम आपसे कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज आपसे चर्चा करेंगे नेक्स्ट फाइलम की, जो कि फाइलम प्रोटोजोआ पोरीफेरेंस का है। फर्स्ट वन इज़ प्रोटोजोआ एंड द सेकेंड वन इज़ पोरीफेरेंस। तो आज आपसे बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा के उन्हीं जनरल कैरेक्टर्स की, जैसे मैंने कैरेक्टर्स आपसे प्रोटोजोअन्स के डिस्कस किए थे, उन्हीं पॉइंट्स के साथ आज पोरीफेरेंस में भी कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो हमको ये भी क्लियर होगा कि किस प्रकार जो पहला ग्रुप है वो प्रिमिटिव है, वो शुरुआती है, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो मोस्ट सिंपल हैं, बहुत साधारण लक्षण हैं। और अगले ग्रुप में जैसे ही हम पहुंचते हैं कैरेक्टर्स में मॉडिफिकेशंस दिखते हैं, डेवलपमेंट दिखते हैं, विकास दिखता है, यानी वो पहले वाले ग्रुप से ज़्यादा इवॉल्व हैं, ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल्स हैं। जैसे जैसे हम अगले ग्रुप में यानी एक के बाद दूसरे ग्रुप में जाएंगे, पोरीफेरेंस से आगे सिलेंट्रेट्स में पहुंचेंगे, सिलेंट्रेट में मोर डेवलप्ड कैरेक्टर्स मिलेंगे, प्लैटीहेल्मिन्थीज में जाएंगे और डेवलपमेंट मिलेगा। ऐसे करते करते हम लास्ट फाइलम तक पहुंचेंगे। अब पूरे जनरल क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो आज आज मैं शुरू करूंगा और आज एंड भी करूंगा। छोटा ग्रुप है फाइलम पोरीफेरा का, इट्स कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन। चलिए आज इसकी बात शुरू करते हैं, फाइलम पोरीफेरा के कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन की। चलिए फाइलम पोरीफेरा की बात शुरू की जाए। फाइलम पोरीफेरा में जैसे प्रोटोजोअन्स के आपसे हमने कैरेक्टर्स डिस्कस किए, वैसे ही इस ग्रुप के भी जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करें। पहला पॉइंट हैबिटेट का था, जिसके पहले का जो ग्रुप था उसमें जो फ्री लिविंग एनिमल्स भी थे, पैरासाइट्स भी थे, सैप्रोफाइट्स भी थे। लेकिन इस ग्रुप की कंडीशन ये है कि ऑलमोस्ट इसमें सभी जीव फ्री लिविंग कंडीशन में पाए जाते हैं। एनिमल किंगडम में दो ऐसे फाइलम याद रखें जिसमें लगभग सभी जीव फ्री लिविंग हैं, एक पोरीफेरेंस और दूसरा सिलेंट्रेटा। बाकी के जो अदर ग्रुप्स हैं उनमें पैरासाइट्स भी मिलते हैं, मगर इन दोनों में लगभग सभी जीव फ्री लिविंग कंडीशन में पाए जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट फ्री लिविंग ग्रुप है और इसमें जितने भी फ्री लिविंग हैं वो सब के सब एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, यानी जलीय जीवन है। दे ऑल आर प्रेजेंट इन वाटर। जैसे प्रोटोजोअन्स में फ्री लिविंग एक्वेटिक थे, वैसे इसमें भी सभी एक्वेटिक हैं। लेकिन इनमें ख़ास बात है कि इनमें भी ज़्यादातर इनके जो एनिमल्स हैं ये मोस्टली मैराइन कंडीशन में है, यानी समुद्री जल में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर कंडीशन कम है, इसीलिए लिखा जाता है फ्यू फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर कंडीशन कम है। क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि स्पेसिफिक फैमिली है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, बट दैट कंडीशन इज़ लेस वन। तो सारे जीव इसके फ्री लिविंग हैं ज़्यादातर और सभी जली हैं। दे ऑल आर प्रेजेंट इन वाटर एंड मोस्ट ऑफ देम are present in marine water, only few they are found in fresh water condition। तो ये इनकी हैबिटेट की बात है। दूसरा कैरेक्टर इनके जनरल बॉडी प्लान का है। जनरल बॉडी प्लान में वहाँ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिखा था, जो कि पूरी बॉडी एक सेल की बनी थी और उसके भीतर प्रोटोप्लाज्म था, उसमें जो ऑर्गेनल्स है उन्हीं से इनकी क्रियाएँ चलती थी। यहाँ सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी जीवन स्तर कोशिकीय कहलाता है। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये अगला ग्रुप की ख़ास बात है। इसमें एक से अधिक सेल्स हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। लेकिन इनमें ख़ास बात है कि जो सेल्स हैं तो ग्रुप्स में नहीं है, टिश्यू नहीं बना है। इसीलिए यहाँ पर ये भी ध्यान आप रख सकते हैं, नो फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर,
श्रम का विभाजन नहीं होता, यानी अलग अलग ग्रुप की सेल्स अलग अलग परफॉर्मेंस नहीं करती हैं, बल्कि यहाँ पर एक एक सेल अलग अलग फंक्शन करती है। जब टिश्यू बनता है वहाँ से फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर की शुरुआत होती है। तो फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर सीलेंट्रेट से शुरू होता है। यहाँ इनमें कोई फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता। ये इनका जनरल स्ट्रक्चरल प्लान है, जनरल बॉडी प्लान है। अब बात आती है अबाउट देयर मॉर्फोलॉजी। तो अब इनकी मॉर्फोलॉजी में ज़्यादातर जो जीव हैं वो एसिमेट्रिकल कंडीशंस हो करते हैं, यानी इनमें कोई स्पेसिफिक सिमेट्री नहीं होती। मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल। कुछ के लिए कहा जाता है सम दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, बट मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल। बॉडी इनकी जो होगी वो ट्यूबुलर होगी, सिलेंड्रिकल बॉडी, ट्यूबुलर और सिलेंड्रिकल बॉडी इनकी होगी। और इस बॉडी के साथ ख़ास बात होगी विथ न्यूमरस माउथ, जिसे बेहतर रूप में ऑस्टियल एपर्चर्स कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे माउथ हैं, यानी ढेर सारी ओपनिंग है। शब्द जो है ये पोरीफेरा, पोरी पोर, फेरास बियरर, इनको पोर बियरर कहा जाता है, छिद्रधारी, या इनकी बॉडी में एपर्चर्स पाए जाते हैं। एंड दीज एपर्चर्स आर कंपेरेबल विद द माउथ, इसकी तुलना माउथ के साथ की जाती है। और इन एपर्चर्स को ऑस्टियल एपर्चर्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक सिस्टम भी पाया जाता है जिसे हम आगे देखेंगे। इनकी पूरी फिजियोलॉजी उसी सिस्टम से होती है। चूँकि ये सारे के सारे जो जीव होते हैं ये सेसाइल कंडीशंस हो करते हैं। सेसाइल का मतलब होता है स्टैगनेंट। इसका मतलब दे कैन नॉट मूव, ये अपना मूवमेंट शो नहीं करते, इसीलिए ये अपनी जगह पर फिक्स हैं। इनकी बॉडी में वाटर करंट, पानी की धार जाती है, जिसके जरिए इनकी पूरी फिजियोलॉजी होती है। तो जिन एपर्चर से वाटर एंट्री लेता है, पानी का प्रवेश होता है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। ऑस्टियल एपर्चर्स ये न्यूमरस होते हैं एंड सिंगल एग्जिट, यानी इसमें बाहर निकलने का जो रास्ता है वो एक ही होता है, और उस एग्जिट को ऑस्कुलम कहा जाता है। तो न्यूमरस माउथ कॉल्ड ऑस्टिया एंड सिंगल एग्जिट कॉल्ड ऑस्कुलम। तो ऑस्कुलम से पानी बाहर निकलेगा, ऑस्टिया से भीतर प्रवेश करेगा। और याद रखिए ऐसा ग्रुप है जिसको पहले प्लांट माना गया था, क्योंकि दे कैन नॉट मूव, इनमें मूवमेंट नहीं है। जैसे प्लांट अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं वैसे ये भी फिक्स रहते हैं, इसीलिए इस ग्रुप को प्लांट मानते थे। इसीलिए इसमें दो वैज्ञानिकों का नाम भी इम्पॉर्टेंट है। एक नाम है रॉबर्ट ई ग्रांट का और एक नाम है इलिस साहब का। अब कभी इनकी जो डिस्कवरीज़ हैं उसमें कंट्रोवर्सीज़ भी आती हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेड कंक्लूज़न निकलता है उसमें आप याद रखिएगा, इलिस ने देखा था वाटर एंटर्स इन देयर बॉडी, यानी इनके शरीर में जल का प्रवेश होता है। ये ऑब्जर्वेशन इलिस ने किया था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जिसने प्रूव किया था ट्रू एनिमल नेचर, ये प्रूव करने वाले वैज्ञानिक का नाम अगर पूछा जाए कि इनके एनिमल नेचर को किसने प्रूव किया था, तो रॉबर्ट ई ग्रांट का नाम वो आप याद रखें। और इन्होंने ही इस फाइलम को पोरीफेरा नाम दिया था, यानी इस एनिमल के ग्रुप को पोरीफेरंस नाम भी दिया था। तो नेम पोरीफेरा वाज गिवन बाय रॉबर्ट ई ग्रांट, ये नाम भी देने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट ई ग्रांट थे। तो ये सेसाइल एनिमल्स हैं, इनको इसीलिए प्लांट माना गया था। बाद में इनको एनिमल का नेचर रॉबर्ट ई ग्रांट ने असाइन किया था। तो ये अपनी जगह पर फिक्स हैं। इनके बॉडी में वाटर करंट एंटर करती है और ये न्यूमरस माउथ से एंटर करती है, इन्हें ऑस्टिया कहा जाता है, और जो ओपनिंग है उसको ऑस्कुलम कहा जाता है। अब ऑस्टिया और ऑस्कुलम के बीच में, इनके भीतर, शरीर के भीतर एक कैविटी पाई जाती है, अ कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसील। इस कैविटी को स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है।
इज़ प्रेजेंट, वो पाई जाती है और वो ऑस्कुलम और ऑस्टिया को कनेक्ट करती है। वाटर ऑस्टिया से अंदर प्रवेश करेगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा और ऑस्कुलम से बाहर निकल आएगा। ये इनकी मॉर्फोलॉजी की ख़ास बात है, इनके बाह्य लक्षणों की विशेषता है। तो इसमें कैविटी है स्पॉन्जोसील की, और ये सील है ना कि सीलोम है, ये भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अगले कैरेक्टर्स की बात अगर की जाए, अगले लक्षण की, तो जब इनकी हिस्टोलॉजी की बात की जाती है तो सेल से अब इसमें जो लेयर्स बन के तैयार होती हैं उन्हें कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल। यानी इनकी जो सतह है शरीर की वो द्विस्तरीय होती। आउटर वन कॉल्ड एक्टोडर्म, इनर वन कॉल्ड एंडोडर्म। अब इनकी एक्टोडर्म एंडोडर्म में टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट सीलन ट्रेट्स में हम जाएंगे, वहाँ पर टिश्यू मिलेगा, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स दे विल फॉर्म द एक्टोडर्म एंड ग्रुप ऑफ सेल दैट विल दे विल फॉर्म द एंडोडर्म। तो वहाँ पर वो टिश्यू लेयर है, मगर यहाँ पर एक्टोडर्म एक स्पेसिफिक सेल के द्वारा बनाई जाएगी एंड दैट सेल इज़ कॉल्ड पिनेकोसाइट। इसीलिए इसकी आउटर एक्टोडर्मल लेयर को पिनेकोडर्म कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ सेल कॉल्ड पिनेकोसाइट। और जो एंडोडर्मल लेयर है उसमें कोएनोसाइट लेयर होती है, इसीलिए उसे कोएनोडर्म कहा जाता है, बिकॉज इसमें जो एक सेल है दैट इज़ कॉल्ड कोएनोसाइट। तो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल में ये विशेष बात है कि आउटर एक्टोडर्म इज फॉर्म्ड ऑफ व्हाट, अ सेल, एंड दैट सेल इज कॉल्ड पिनेकोसाइट, एंड इनर लेयर एंडोडर्मल लेयर इज फॉर्म्ड बाय द व्हाट, कोएनोसाइट, दैट्स व्हाई दैट लेयर इज नोन एज व्हाट, कोएनोडर्म। तो ये खास चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट ग्रुप में डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल होगी सिलेंट्रेटा में, मगर वहाँ पर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। एक एक्टोडर्मल लेयर को बनाने में कई सेल्स भाग लेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स दे विल टेक पार्ट, ठीक है। इसके बाद अब इन दोनों लेयर्स के बीच में, इन बिटवीन टू लेयर्स, मीजेनकाइम और मीजोहाइल इज़ प्रेजेंट। इन दोनों लेयर्स के बीच में मीजेनकाइम या मीजोहाइल पाई जाएगी, और इस मीजेनकाइम या मीजोहाइल में जेली लाइक मटेरियल होता है। काइम का मतलब सेल्स, यानी यहाँ पर सेल्स सस्पेंडेड इन जेली लाइक मटेरियल। तो मिडिल में है तो समटाइम्स इसको मीजोग्लिया भी कहीं कहीं लिखा गया है। मीजोग्लिया ये नेक्स्ट फाइलम जो होगा वहाँ पर मिडिल लेयर में जेली लाइक मटेरियल होगा, उसमें सेल्स नहीं होंगी, वो सिलेंट्रेट्स में मिलेगा। लेकिन यहाँ जेली लाइक मटेरियल में सेल्स हैं, तो कह सकते हैं हियर मीजोग्लिया इज विथ सेल, यानी जेली लाइक मटेरियल है किसके साथ, सेल के। इसीलिए इस मिडिल लेयर को क्या कहा गया, मीजेनकाइम और मीजोहाइल। ये इनका स्ट्रक्चर है। और यहाँ ख़ास बात, मीजोहाइल मीजेनकाइम में जो सेल्स हैं वो ख़ास हैं, यानी इसमें जो सेल्स हैं इन मीजेनकाइम, ये मोटाइल सेल्स हैं, अमीबोसाइट्स इनको कहा जाता है, बिकॉज दे हैव स्यूडोपोडियल प्रोजेक्शन, क्योंकि उसमें स्यूडोपोडिया के जैसा उभार मिलता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया अमीबोसाइट्स। अब ये अमीबोसाइट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती, मैनी फंक्शन, दे विल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और उस आधार पर इन सेल्स के अलग अलग नाम हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन व्हाट, मीजेनकाइम लेयर, मीजोग्लिया के साथ हैं, जेली लाइक मटेरियल के साथ हैं, एंड दे आर कॉल्ड अमीबोसाइट्स। अब स्पेशल सेल्स अलग से आप ध्यान रख लीजिए। अगर स्पेशलाइज सेल्स की बात की जाए तो याद रखिएगा सबसे स्पेशलाइज सेल्स कहलाती हैं कोएनोसाइट्स, इन्हें कॉलर सेल्स भी कहा जाता है। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं और ये पाई जाती है एंडोडर्मल लेयर में, और ये लेयर वाटर करंट क्रिएट करने में मदद करती हैं, इसीलिए स्पेशलाइज सेल्स कहलाती हैं कोएनोसाइट्स। पेनाकोसाइट्स मैलेट लाइट सेल्स होती हैं, आउटर सरफेस पर पाई जाती हैं। बाकी जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं
वो अमीबोसाइट्स में हैं, वो एक से अधिक स्पेशलाइज सेल्स हैं। इनमें एक नाम आता है स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स स्केलेटन सिक्रीट करती हैं। स्केलेटन का मतलब हार्ड स्ट्रक्चर, स्केलेटन सिक्रीटिंग सेल्स ये मिलती मिडिल लेयर में। साथ में इनमें न्यूट्रिटिव सेल्स होंगी, थीसोसाइट्स कहलाएंगी, ट्रोफोसाइट्स कहलाएंगी, फीडिंग सेल्स होंगी, बट दे ऑल आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। सब में सीडोपोडियल प्रोजेक्शन होगा, सब में मूवमेंट मिलेगा। इसीलिए कुछ स्पेशलाइज सेल्स हैं जिनमें स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स ये इंपॉर्टेंट है। एंड वन इम्पॉर्टेंट सेल जिसकी चर्चा बहुत ज़रूरी है वो मैं आपसे अब कर रहा हूँ, वो सेल बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड दैट सेल इज आर्कियोसाइट्स। याद रखिएगा लोअर ग्रुप की ये विशेषता है। आर्कियोसाइट्स की जो सेल्स हैं इनको कहा जाता है टॉटीपोटेंट सेल्स। टॉटीपोटेंसी एक टर्म है, यानी द सेल विच हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म अदर टाइप्स ऑफ सेल, यानी इनमें जितनी अन्य प्रकार की कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं को बनाने की क्षमता ये किस सेल में मिलती है? आर्कियोसाइट्स में पाई जाती है। इसलिए मोस्ट स्पेशलाइज सेल्स कहलाती हैं। इनको टॉटीपोटेंट सेल्स कहा जाता है। यहाँ आर्कियोसाइट्स मिलेंगी। सिलेंट्रेटा में इंटरस्टिशियल सेल्स वो मिलेंगी टॉटीपोटेंट सेल्स के रूप में, यानी वहाँ पर भी एबिलिटी इन जीवों में पाई जाती है। दे कैन रीजनरेट देयर अदर सेल्स, बाकी कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। एंड दिस कैरेक्टर इज नोन एज टॉटीपोटेंसी एंड द सेल इज कॉल्ड एज व्हाट? टॉटीपोटेंट सेल। तो ये बहुत स्पेशलाइज सेल है। ये भी सेल मीजेनकाइम में ही पाई जाती है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन मीजेनकाइम और मीजेनहाइम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं इनकी स्ट्रक्चर में। तो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात हो गई। फिर बात आती है अबाउट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो याद रखिएगा ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड through a system called कैनाल सिस्टम। ये सबसे ख़ास सिस्टम है। कैनाल सिस्टम बहुत कॉमन टर्म है। अगर आपने कैनालें देखी हो, इंदिरा गांधी कैनाल, तमाम टनल्स बनती हैं देश में। बहुत दूर से पानी लाना है, खेतों में पहुंचाना है, तो क्या करते हैं? कैनाल्स बनाते हैं। सिमिलर फंक्शन यहाँ पर भी है। एनिमल कैनॉट मूव, वो जीव अपनी जगह नहीं बदल सकता, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन किसके थ्रू होगा? कैनाल सिस्टम के थ्रू। वाटर करंट एंटर करेगी और मुख्य रूप से ये ऑस्टियल एपर्चर से एंटर करेगी, स्पॉन्जो सील में जाएगी और वास्कुलम से बाहर चली आएगी। इसी जरिए उसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा, पोषक तत्व मिल जाएंगे। इसी के जरिए उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी, एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज़ हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव बॉडी है उसका मूवमेंट हो जाएगा। यानी सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस किसके थ्रू होती हैं? कैनाल सिस्टम के थ्रू होती हैं। ये भी 3 तरह के सिस्टम्स आपको लिखे मिलते हैं। सिंपल वन साइकन सिस्टम, एस्कन टाइप सबसे साधारण, फिर साइकन टाइप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, और फिर ल्यूकन टाइप सबसे ज़्यादा डेवलप्ड। ये बॉडी वॉल की फोल्डिंग से बनते हैं। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा, उतना ज़्यादा इनकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस डेवलप्ड होंगी। इसीलिए सबसे पहला सिंपल सिस्टम डेवलप हुआ एस्कन का, उसके बाद साइकन का सिस्टम डेवलप हुआ, फिर ल्यूकन का सिस्टम डेवलप हुआ। ये मॉडिफिकेशंस हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने की एक तैयारी है जिसके ज़रिए इन जीवों में सिस्टम मॉडिफाइड होते चले जाते हैं। तो मोस्ट डेवलप्ड सिस्टम इज़ ल्यूकन सिस्टम, मोस्ट सिंपल इज़ एस्कन सिस्टम। सबसे कम सरफेस एरिया एस्कन में होगा, उससे ज़्यादा सरफेस एरिया सतह किस में होगी? साइकन में होगी, और सबसे ज़्यादा किस में होगी? ल्यूकन में। और ये फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल जो इनके शरीर का बाहरी एरिया होता है उसकी फोल्डिंग से डेवलप होते हैं। तो इनकी जो फिजियोलॉजी है वो डेवलप्ड होती चली जाती है, लेकिन सारी फिजियोलॉजी इसी सिस्टम के थ्रू गवर्न होती है। ये इनके फिजियोलॉजिकल। अब इनमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अगर देखी जाए तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो नेचुरली न्यूट्रिशन एनिमल लाइक ही होगा,
होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। अब इस होलोजोइक न्यूट्रिशन का पहला स्टेप अगर हम फीडिंग की बात करें, अंतर्ग्रहण की बात करें, तो याद रखिए ये ऐसा जीव है जिनमें फ़िल्टर फीडिंग होती है। इस ग्रुप को बायोफिल्ट्रेटर्स ऑफ एनिमल किंगडम कहा जाता है। ये भी प्रश्न बन जाता है, बायोफिल्ट्रेटर्स ऑफ एनिमल किंगडम, क्योंकि ये ऐसा ग्रुप है जिसके सभी जीवों में फ्लैजिलेटेड सेल पाई जाती है, इसको कोएनोसाइट कहते हैं। और उसी फ्लैजिलेटेड सेल के जरिए ये फीडिंग की क्रिया करता है। यानी फीडिंग में अगर सेल की बात की जाए तो ये सेल है कोएनोसाइट की। इट टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फीडिंग, इसीलिए इसकी जो फीडिंग होती है वो कोएनोसाइट्स के थ्रू होती है। देन कम द डाइजेशन। याद रखें अभी भी इसमें डाइजेशन टोटली इंट्रासेलुलर होता है। स्पॉन्जोसील कैविटी में कोई डाइजेशन नहीं होता, सेल में ही होता है। और इसमें एक सेल तो जो फीडिंग करेगी वो है कोएनोसाइट, या तो उसमें ही पाचन पूर्ण हो जाए, या फिर मीजेनकाइम में एक सेल पाई जाती है जिसको कहते हैं ट्रोफोसाइट्स, उनमें इनका पाचन पूर्ण होता है। तो आइदर डाइजेशन विच इज़ इंट्रासेलुलर सेल के भीतर है, या तो कोएनोसाइट में पूरा होगा, या पार्शली डाइजेस्टेड फूड का इंटेक मीजेनकाइम में ट्रोफोसाइट्स कर लेंगी, वहाँ पर उसका डाइजेशन पूरा होगा। देन कम द डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स डेवलप हो गए, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यही सेल है ट्रोफोसाइट्स। ये डिस्ट्रीब्यूटरी सेल कहलाती है। इट इज़ कॉल्ड व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटरी सेल। ये क्या करेगी? ये न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है अदर सेल्स को, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटरी सेल कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन काम करती है। देन इसके बाद स्टोरेज की बात आती है, जिसको हम एजिमुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर अतिरिक्त पोषक तत्वों को इकट्ठा करने का के लिए भी एक सेल पाई जाती है, एंड दैट सेल इज कॉल्ड थिसोसाइट। तो एक्स्ट्रा reserve food material is stored in a specific cell and that is also present in the mesenchyme. ये भी mesenchyme में ही है, and that cell is called thisocyte. It is a type of amoebocytes. ये amoebocytes का ही एक प्रकार है जो कि किसका काम कर रहा? एजिमुलेशन का। एंड इजेशन लास्ट स्टेप में जो पाचन अपचित पदार्थ हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, उनको निकालने का काम है। तो जो लाइनिंग सेल होती हैं वो कोएनोसाइट होती है। तो दैट सेल विच टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ इजेशन इज अगेन व्हाट? कोएनोसाइट। वो सेल जो इजेशन में भाग लेती है वो कोएनोसाइट की सेल होती है। ये इसकी पूरी न्यूट्रिशन की क्रिया है, ये पूरा न्यूट्रिशन का पार्ट है। इसकी चर्चा हमने आपसे कर ली। एंड देन कम्स अदर प्रोसेसेस। अब बाकी की फिजियोलॉजी में बहुत सिंपल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। रिस्पायरेशन बॉडी सरफेस से होगा, क्रिया जो होगी वो सिंपल डिफ्यूज़न होगी। पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होगी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, दैट इज़ डिफ्यूजेज इन द सेल्स, वो सेल्स में सीधे डिफ्यूज़ हो जाती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द सेल दैट डिफ्यूजेज आउट इन द वाटर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में रिलीज़ कर दी जाती है और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, ऑक्सीजन इनके सेल में चली जाती है। नो अदर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, कोई दूसरी संरचना इसमें नहीं पाई जाती। इसके बाद एक्सक्रीशन की बात अगर देखें तो एक्सक्रीशन में ये भी अमोनोटैलिक कंडीशंस हो करते हैं, यानी इनमें भी मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया ही होता है। एंड ईच सेल एक्सक्रीट, यानी हर सेल इसमें एक्सक्रीशन का काम करेगी। अमोनिया बनेगा और पानी में रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसलिए सिंपल एक्सक्रीशन की प्रोसेस है। इट इज़ डायरेक्टली रिलीज इन द वाटर, वाटर कंटेंट के साथ इट कम्स आउट। सर्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं। सर्कुलेशन के लिए नेचुरली कैनाल सिस्टम है, उसके जरिए सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉसिबल होता है, इसीलिए इसमें वो स्ट्रक्चर नहीं होते। अगली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज़ रिप्रोडक्शन, वो होती है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में दोनों कंडीशन यहाँ पर अब मिलेगी, बोथ एसेक्चुअल एंड सेक्चुअल, यानी में दोनों तरह का रिप्रोडक्शन मिलता है। एसेक्चुअल भी है और सेक्चुअल भी है। अगर एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया के द्वारा है, एक प्रोसेस के द्वारा है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग।
एंड दिस बडिंग इज मीन्स बड फॉर्मेशन। और इस बड फॉर्मेशन में जो भाग लेने वाली सेल मैंने बताई है आर्कियोसाइट्स हैं, टॉटीपोटेंट सेल्स। ये मेन बॉडी से साइड में बड डेवलप करती हैं और फिर वो टूट के अलग हो जाती है, एक नया इंडिविजुअल डेवलप कर देती हैं, ये बडिंग कहलाती है। और ये बडिंग भी 2 तरह की यहाँ पर आपको मिलेगी, एक कहलाएगी एक्सोजीनस बडिंग और दूसरी कहलाएगी एंडोजीनस बडिंग। एक्सो का मतलब बड आउटसाइड, यानी जो बड बने वो शरीर के बाहर बने, और एंडोजिनस का मतलब हो गया इनसाइड, शरीर के भीतर बने। जो इनसाइड बड है उसके लिए एक टर्म यहाँ पर है, दैट इज़ जेम्यूल फॉर्मेशन और रिडक्शन बॉडीज़। ये 2 रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो बॉडी वॉल के भीतर बनते हैं, जिनको जेम्यूल कहा जाता है या रिडक्शन बॉडीज़ कहा जाता है। ये फ्रेश वाटर स्पंजेस में यूजुअली पाए जाते हैं। जो स्वच्छ जली स्पंजेस हैं, इनका एक नाम स्पंज भी लिखा जाता है, तो उनमें ये पाया जाता है। ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मल होता है, कोनेट्स नहीं पाए जाते, याद रखिएगा, बल्कि गैमीट्स बनते हैं। और ये गैमीट्स फिर कौन बनाएगा? आर्कियोसाइट्स। यही मीजेनकाइम में गैमीट्स बना देते हैं। तो गोनेड गैमीट, गोनेड है नहीं, गैमीट्स बनेंगे और ये गैमीट्स कौन बनाएगा? आर्कियोसाइट्स विल फॉर्म द गैमीट्स। ठीक है, तो उनसे इनका फॉर्मेशन होगा। और कहाँ बनेगा? जहाँ पर आर्कियोसाइट्स हैं, यानी गोनेड्स या गैमीट्स कहाँ बनते हैं? दे आर फॉर्म इन द मीजेनकाइम। ये मीजेनकाइम में बनते हैं। इसीलिए जब भी प्रश्न आए तो ध्यान रखिए, गोनेट्स तो है नहीं, कभी कोई बना दिया है प्रश्न, गोनेट्स आर एम्बेडेड इन, गोनेट्स आर फाउंड इन स्पंजेस, वो अलग सी बात है। एग्जैक्ट कंडीशन ये कि इसमें गोनेट नहीं बनता। आर्कियोसाइट से सिर्फ मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म बन जाते हैं, ओवा बन जाते हैं। और कहाँ बनते हैं? मीजेनकाइम में बनते हैं। उसके बाद इनमें फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है उसके लिए एक टर्म लिखा गया है इन सीटू, यानी ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और चूँकि बॉडी वॉल के भीतर होता है, यानी ये कहाँ होता है? ये मीजेनकाइम में होता है, इसलिए इसको इन सीटू और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। ये ध्यान रखने की चीज़ है। वहीं जायगोट बन जाएगा और फिर उसके बाद इनका लास्ट स्टेप जो आता है दैट इज़ डेवलपमेंट। इनका जो भ्रूणीय विकास है डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ढेर सारे जीवों में होता है, कुछ में डायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अगर हुआ तो इसमें लार्वल स्टेज डेवलप होगी। याद रखिए, भ्रूणीय विकास में पहली अवस्था जायगोट की ना, यानी पहले जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद क्लीवेज की क्रिया होगी। क्लीवेज भी अगर पूछा जाए इनमें तो कंप्लीट क्लीवेज है, इसको होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहा जाता है। पूरा का पूरा जायगोट की सेल्स डिवाइड होंगी, कंप्लीट डिवीज़न, एंड दैट इज़ कॉल्ड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। कंप्लीट क्लीवेज होगा। उसके बाद फिर ब्लास्टुला की स्टेज होगी, फिर गैस्टुला की स्टेज होगी, ये सिंपल स्टेजेस हैं। एंड देन जर्म लेयर्स बनेंगी और जर्म लेयर के बाद इनमें लार्वल स्टेजेस पाई जाती। और यहाँ पर जो लार्वा है वो एक तो कहलाता है पैरेन्काइमुला लार्वा, ये कुछ में बनता है, और कुछ में लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। ये नाम याद रखने के हैं, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पैरेन्काइमुला एंड एम्फीब्लास्टुला लार्वा दे आर फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्पंजेस। इसीलिए इनके डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट कहते हैं। अगर लार्वा बनता है तो डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट, अगर लार्वा नहीं बनता है तब डेवलपमेंट डायरेक्ट कहलाता है। और फिर इसमें मेटामॉर्फोसिस होगी, यानी लार्वा से फिर क्या डेवलप होगा? एडल्ट डेवलप होगा। ठीक है, ये इनके रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की पूरी कहानी है। इट इज़ ऑल अबाउट द करेक्टर्स ऑफ व्हाट स्पंजेस। ये स्पंजेस का सारा करेक्टर है। अब एक करेक्टर आपको मैं एकदम अलग से बता रहा हूँ, वो करेक्टर है स्केलेटन का। इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें जो स्केलेटन है
वो 3 तरह का है। स्केलेटन को बनाने वाली सेल्स बताइए आपको, ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स हैं और स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स 3 तरह का स्केलेटन बना देती हैं। एक कहलाता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, जिसको हम कहते हैं स्पिक्यूल्स, और ये स्पिक्यूल्स अगर कैल्शियम कार्बोनेट का है तब इसको कार्बोनेशियस स्पिक्यूल्स कहते हैं या कैल्केरियस स्पिक्यूल्स कहते हैं। और दूसरे स्पिक्यूल्स इसमें जो बनते हैं वो कैल्शियम सिलिकेट्स के बनते हैं, जिन्हें सिलिशियस स्पिक्यूल्स कहा जाता है। और एक प्रोटीन के बने स्पॉन्जिन के फाइबर्स हैं, वो बनते हैं। इनको बनाने वाली सेल्स जो बना रही हैं वो कहलाएंगी स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, कैल्कोब्लास्ट। जिनसे सिलिशियस स्पिक्यूल्स बनेंगे वो कहलाएंगे सिलिकोब्लास्ट, और जिनसे स्पॉन्जिन फाइबर्स बनेंगे वो सेल्स कहलाएंगी स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स। तो इनसे ये बनते हैं, और ज़्यादातर में मैक्सिमम में स्पॉन्जिन फाइबर्स पाए जाते हैं। कुछ में ही कैल्केरियस स्पिक्यूल्स हैं, कुछ में सिलिशियस स्पिक्यूल्स हैं। स्पिक्यूल्स जब बनते हैं तो उनका जो शेप होता है उसके आधार पर इनको मोनोएक्सन, ट्राईएक्सन, टेट्रा या पॉलीएक्सन कहा जाता है। लेकिन इन सब में सबसे ख़ास बात क्या होती है? नो बाईएक्सन या डाईएक्सन स्पिक्यूल्स। ये प्रश्न बन जाता है। इनमें बाईएक्सन स्पिक्यूल नहीं बनते, ये मोनोएक्सन है। इसमें एक आर्म लग गई ट्राइएक्सन हो गया, एक लग गई टेट्राएक्सन हो गया। इस तरीके से एक एक आर्म जुड़ती जाती है, इसीलिए इसमें बाई या डाईएक्सन स्पिक्यूल्स नहीं पाए जाते। और स्केलेटन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यही है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरिफेरा। यानी पोरिफेरा को आगे क्लासेस में बांटा गया। जैसे प्रोटोजोअन्स में आपने देखा था लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स थे, वैसे यहाँ पर स्केलेटन के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन छोटा सा है, चर्चा आपसे कर दे रहा हूँ यहीं पर। अब अगर आप एक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्पंज का स्ट्रक्चर है। कुछ अगर आप मॉर्फोलॉजिकली देखें तो ये आपका स्केलेटन, ये ल्यूकोसोलेनिया एक एग्ज़ाम्पल है। ल्यूकोसोलेनिया अगर उसकी बॉडी को देखेंगे तो एपर्चर को आपने कह दिया ऑस्टिया हो गया, ये आस्कुलम हो गया, और इसमें इस तरीके की बॉडी वाल में ये सब क्या दिख रहे हैं? ये स्पिक्यूल्स दिख रहे हैं। अब आपने इसको अगर कट कर दिया तब इसकी ये बॉडी वाल दिखने लग गई। दिस इज़ द बॉडी वाल। अब इस बॉडी वाल में बाहर की जो परत है ये हो गई एक्टोडर्म, भीतर की जो परत है ये हो गई एंडोडर्म, और बीच में ये जो बीच का भाग है ये हो गया मेसेनकाइम। ये जो कैविटी दिख गई ये क्या हो गई? स्पॉन्जोसील हो गई। ये क्या हो गया? आस्कुलम हो गया। ये क्या है? ऑस्टिया। अब अगर बॉडी वाल को थोड़ा एनलार्ज करके देखना है, एक पार्ट हम अगर आपको देखें तो ये जो भाग है मेसेनकाइम का, इसी में यहाँ पर ये जो सेल्स अंदर की तरफ दिख रही एंडोडर्म में, ये तो सेल्स जो होंगी ये होंगी कौन सी सेल्स? ये होंगी कोएनोसाइट्स की, और ये जो सेल्स होंगी ये होंगी अमीबोसाइट्स की। अमीबोसाइट्स एक से अधिक तरह की आपको बता ही चुका हूँ, ट्रोफोसाइट्स, थीसोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, इसी में स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स भी होंगी, आर्कियोसाइट्स, टॉटिपोटेंट सेल्स भी होंगी, और बाहर की तरफ जो होगी वो ये होगी पिनेकोसाइट। अब अगर सेल्स को भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये सेल, ये कोएनोसाइट की बात हो गई। तो ये बाहर की तरफ ये जो सेल अब दिख रही ये पिनेकोसाइट है, और ध्यान रखें ये बॉडी वाल का हिस्सा है। इधर भी अगर आप देखना चाहें तो ये बॉडी वाल का ही हिस्सा है। ये स्पॉन्जोसील है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पिनेकोसाइट है। ये जो सेल दिख रही दैट इज़ कोएनोसाइट, ये कोएनोसाइट है। और बीच में जो
भाग दिख रहा है, दिस इज़ मीजेनकाइम। ये थोड़ा सा आपको जनरल डायग्राम से इसको समझा दिया। और इसमें तरह तरह की सेल्स हैं जिनको हम क्या कहेंगे, अमीबोसाइट। ये बॉडी वॉल का हिस्सा है, ये बॉडी वॉल की पूरी बात है। ठीक है, आई थिंक द टोटल कैरेक्टर्स विल बी क्लियर। कुछ आपको स्ट्रक्चरल डिटेल से कुछ जो कैरेक्टर्स हमने बताए थे उसके थोड़े से भाग आपको कुछ स्पष्ट भी हो गए होंगे, उसकी बात हमने आपसे कर ली। अब इसका एक क्लासिफिकेशन है, लिमिटेड क्लासिफिकेशन है। लिमिटेड क्लासिफिकेशन है, अगर उसको मैं आपको बताऊं तो चलिए चर्चा कर ही लेता हूं। छोटा सा क्लासिफिकेशन है फाइलम पोरिफेरा को। इट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। ये स्केलेटन की बेसिस पर इसके 3 क्लासेस बनाए गए। छोटा ग्रुप है, इंटरमीडिएट कैटेगरी नहीं यूज़ की गई। पहला ग्रुप आया काल्केरिया का, दूसरा ग्रुप आया हेक्सैक्टिनेलिडा और तीसरा ग्रुप आया डीमोस्पॉन्जी। इस आधार पर स्पॉन्जी के नाम पर इसे कैल्सी स्पॉन्जी भी कहते हैं और इसे हाइलो स्पॉन्जी भी कहते हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें थोड़े कैल्शियम कार्बोनेट के, ज़्यादातर कैल्शियम सिलिकेट के स्पिक्यूल पाए जाते हैं। इसमें कुछ सिलिकेट सिलिशियस स्पिक्यूल्स, लेकिन ज़्यादातर स्पॉन्जिन फाइबर्स पाए जाते हैं। तो 3 ग्रुप्स हैं और 3 ग्रुप्स का मुख्य लक्षण क्या है, स्केलेटन। हाइलो स्पॉन्जी की एक ख़ास बात है कि इसमें जो स्पिक्यूल्स होते हैं उसमें 6 रेज 6 आर्म्स पाई जाती हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है व्हाट, हाइलो हेक्सैक्टिनेलिडा। हेक्सा शब्द, हेक्सा का मतलब 6 रेड स्पिक्यूल्स, ये इसमें पाए जाते हैं। अब इनके कुछ अगर एग्ज़ाम्पल देखे जाएं, जैसे काल्केरिया की बात अगर करें, काल्केरिया में एग्ज़ाम्पल ढेर सारे हैं। इसमें ल्यूकोसोलेनिया का नाम आपने सुना होगा, दूसरा नाम है साइकन का। तो साइकन जो है इसके कई नाम हैं, कॉमन नेम हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। इसको स्काइफा भी कहा जाता है, इसको अर्न स्पंज भी कहा जाता है, URN, अर्न स्पंज। तो साइकन स्काइफा इज़ आल्सो नोन एज अर्न स्पंज, ये कॉमन नेम है। तो इसमें ल्यूकोसोलेनिया, साइकन, ग्रेंशिया, ये सब एग्जाम्पल्स काल्केरिया ग्रुप के हैं। दूसरा ग्रुप जो है हाइलो स्पॉन्जी का, इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स याद रखने के हैं। एक तो हाइलोनिमा है, ग्लास स्पंज इसको कहते हैं। इसका जो शेप है वो एक ग्लास के जैसा दिखता है, इसलिए इसको ग्लास स्पंज कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं यूप्लेक्टेला, जिसको कॉमनली कहा जाता है वीनस फ्लावर बास्केट। ये जापान में वेडिंग गिफ्ट के रूप में, यानी शादी के मौके पर ये एक वेडिंग गिफ्ट यानी एक तोहफे के रूप में दिया जाता है। उसका कारण ये होता है कि अ श्रिम्प एंटर्स इन बॉडी ऑफ स्पंजेस एंड डाइज, यानी इसमें एक स्पंज वाटर करंट के साथ जाता है फिर निकल नहीं पाता है, इसीलिए एक मोटो, एक उद्देश्य के साथ वहाँ जापान में इसको यूज़ किया जाता है, लिव अनटिल डेथ, यानी शादी जन्म जन्मांतर का बंधन है, एक बार हो गई तो मरने के बाद ही छूटती है। उसी के आधार पर इसको वेडिंग गिफ्ट देते हैं जापान में, यूप्लेक्टेला में। इसमें ख़ास बात होती है श्रिम्प एंटर्स इन बॉडी ऑफ स्पंजेस एंड डाइस। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये ज़रूर याद रखिए। एंड देन कम द लार्जेस्ट ग्रुप, यानी डीमोस्पॉन्जी को याद रखेंगे, इट इज़ द लार्जेस्ट क्लास। इसमें बहुत सारे स्पंजेस हैं, कुछ के एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें एक नाम है यूस्पॉन्जिया का, जिसे कॉमनली बाथ स्पंज कहते हैं, जिसका स्केलेटन बाथिंग के लिए, सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही एक नाम है क्लायोना का, इसको कहते हैं बोरिंग स्पंज। ये बोरिंग स्पंज इसलिए कहलाता है क्योंकि ये जो मोलस्कन पर्ल ऑयस्टर्स होते हैं
पर्ल ऑयस्टर, इससे पर्ल मिलता है, इसको डैमेज कर देता है, तो इसीलिए इसको लिखा जाता है डैमेजेस पर्ल इंडस्ट्री। तो पर्ल ऑयस्टर को डैमेज करता है, इसीलिए इसका नाम बोरिंग स्पंज है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है याद करने का। ऐसे ही इसमें एक पूरी फैमिली याद करने की है जिसे कहा जाता है स्पॉन्जिलिडी फैमिली। इसमें सभी सदस्य फ्रेश वाटर कंडीशन में पाए जाते हैं और ये अकेला ग्रुप है जिसमें फ्रेश वाटर कंडीशन मिलती है। तो ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर फैमिली डिमोस्पॉन्जी। कुछ नाम और याद आते हैं, लिख दूँ। हिप्पोस्पॉन्जिया, इसके स्केलेटन का शेप हॉर्स के जैसा दिखता है तो इसको हॉर्स स्पंज कहा जाता है। एक नाम है कालाइना का, इसका स्पंज मरे हुए व्यक्ति की उंगलियों के जैसा दिखता है तो इसको डेड मैन्स फिंगर कह दिया जाता है। एक नाम याद और आ गया जिसको कहते हैं हेलिकॉन्ड्रिया, इसको कहते हैं क्रम्ब ऑफ ब्रेड स्पंज, यानी जो ब्रेड का ऊपरी हिस्सा होता है उसके जैसा दिखता है तो उसको क्रम्ब ऑफ ब्रेड स्पंज कहते हैं। एंड देयर आर मैनी मोर, ETC कभी ख़त्म नहीं होगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपसे डिस्कस किए हैं, मैनी मोर एग्जांपल्स आर देयर। ये इट इज़ ऑल अबाउट द पोरीफेरेंस, ये पोरीफेरा की पूर्ण संपूर्ण बात मैंने कर ली। डिटेल स्टडी आगे कभी अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, अभी आपसे जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। फाइलम पोरीफेरा इज़ ओवर, पोरीफेरा की पूरी बातें मैंने कर ली हैं, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी आपको बता दिए हैं। आशा है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। आप इसे देखते रहिए और कोई अगर शंका है तो उसको आप जो सजेशन बॉक्स है उसमें अपने व्यूज़ दीजिए और अपनी बातों को बताते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में अगला जो फाइलम सिलेंट्रेटा है उसका डिस्कशन करूँगा इन्हीं पॉइंट्स के तहत।